Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is physics for grade 9 and 10, and today we will inshallah start with the explanation of chapter or unit 4 from your book, which is motion and force. अच्छा, पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी और बेसिकली हमने काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फोर्स को अकाउंट फॉर नहीं किया था, उसमें फोर्स को अकाउंट फॉर नहीं किया था। अब हम जो है बात करेंगे फोर्स और मोशन के रिलेशन की, ठीक है। तो जिसके अंदर जो है हम जो 3 लॉज ऑफ मोशन हैं जो बड़े मशहूर हैं सर आइजैक न्यूटन के, वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स खुद क्या है। So let's get started. Force, I'll read out a few of these definitions that they've given. They've given 3 definitions. Let's read them and find out what force really is. Force is that external agent which produces motion or tends to produce motion or stops motion or tends to stop motion. Or force may also be defined as it is that external agent which changes or tends to change a body's state of rest or of uniform motion in a straight line, or the rate of change in momentum of a body is called force. तो ये दीगर इन्होंने जो है डेफिनेशन ली हुई है। बेसिकली फोर्स क्या है, तो फोर्स हमें इन जो 3 डेफिनेशन है इनसे पता लगता है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, जो या तो मोशन को इंड्यूस करता है, यानी किसी चीज़ को जो अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को चेंज कर देता है, रेस्ट से उसको मोशन में ले आता है, या अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको स्टॉप करके जो है वो रेस्ट में ले आता है, ठीक है। तो इट इज़ दैट एजेंट विच टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और विच टेंड्स टू स्टॉप मोशन। या तो वो मोशन प्रोड्यूस करेगा या स्टॉप करेगा, या तो वो रेस्ट से किसी चीज़ को मोशन में लेकर आएगा या किसी चीज़ को मोशन से रेस्ट में लेकर आएगा, ठीक है। तो ये वो फोर्स है, ये वो एजेंट है। तो इसकी बेसिक एग्जांपल्स हैं, हम अर्थ पे जो है वो ज़मीन पे फर्मली जो है वो खड़े रहते हैं, बैठ सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसी तरीके से जब हम राइट करते हैं, कोई चीज़ हम लिखते हैं, तो पेंसिल और हमारे पेपर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स होता है। हम चलते हैं, हमारे पैर और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमें हेल्प करती है मूव करने में, आगे बढ़ने में। चीज़ें अगर हम टांगें अगर दीवार से हम हैंग करनी हो, तो हम एक नेल को जो है वो दीवार में जो है वो ठोकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो नेल है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दीवार में रह जाती है, ठीक है। इसी तरीके से और दीगर फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो ये दीगर जो है वो फोर्सेस की जो है वो टाइप्स आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, वो आगे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन ने जो है भाई जब ऑब्जर्वेशन की, तो फिर ऑब्जर्वेशन के बाद उसने अपने 3 लॉज जो हैं वो डिवाइस किए। अब वो 3 लॉज क्या हैं? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट क्या है इसकी? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। बेसिकली ये कहा जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, इफ समथिंग इज एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, तो वो इसी हाल में रहेगी, यानी रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, अगर मैं उसको टेबल पे रख दूँ, इफ आई कीप अ बुक ऑन अ टेबल, it will continue to remain on the table unless and until somebody or some external force acts upon it and changes its position, ठीक है। अब बुक वहीं पड़ी रहेगी टेबल पे, अनलेस कि मैं उसको हाथ से पकड़ के उठा लूँ या फिर उसको मूव करूँ अलॉन्ग द टेबल फोर्स के जरिए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक वो बुक वैसे ही टेबल पे पड़ी रहेगी, इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इसी तरीके से अगर हम जो है एक बॉल को रोल करें, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बॉल के ऊपर बहुत सी फोर्सेस काम कर रही होंगी, उसको जो है रोकने के लिए एयर रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगी, ठीक है। तो ये फोर्सेस उसको रोकते हैं। अगर हम अज्यूम करेंगे ये फोर्सेस ना हो और उस बॉल को हम रोल कर दें,
तो दैट बॉल विल कंटिन्यू रोलिंग, it will continue in the state of motion unless and until external forces act upon it to stop it. ठीक है, तो बेसिकली अगर वो बॉल जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है और वो रोल करा दी हमने, तो वो रोल करती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए उसको रोक ना दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक चीज़ है वो आती है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट है। तो न्यूटन ने जो सबसे ज़्यादा समझा, मतलब सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में दी वो इनर्शिया की है। बेसिकली इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट to resist or to oppose a change in the state of being. For example, इसको उर्दू में अगर मैं आपको बयान करूँ तो ये हो जाएगा कि कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अपोज करता है, यानी वो खिलाफ वर्जी करता है उसकी स्टेट को चेंज करने की अगर कोशिश की जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की पूरी कोशिश करती है ताकि उसकी बॉडी जो है वो यानी कि जो उसकी स्टेट चेंज की जा रही है वो चेंज ना हो, ये पूरी कोशिश करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो उसको अगर अब्रप्टली अचानक से हम रोकें तो वो पूरी कोशिश करती है मूवमेंट में रहने की, यानी वो पूरी कोशिश करती है मोशन में रहने की। ये जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो रेजिस्ट करती है चेंज ऑफ स्टेट को फ्रॉम रेस्ट टू यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन टू रेस्ट, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, अब इनर्शिया के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इनर्शिया का एक तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप सब ने गाड़ी में सफ़र किया होगा, ठीक है। अब जब गाड़ी में सफ़र करते हैं तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है और हम एक्सेलरेट करते हैं अचानक से, तो आप एक हल्का सा पुश सा महसूस करते हैं अपनी सीट की पीछे की तरफ, यानी कि आप खुद को पीछे ज़्यादा महसूस करते हैं। कार आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, द कार मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो आगे की डायरेक्शन में जब मूव करती है गाड़ी और हम इसको एक्सेलरेट करते हैं अचानक से, तो हमारी बॉडी जो है वो सीट के अंदर चली जाती है, पीछे की तरफ जा रही होती है। तो ये बॉडी हमारी पीछे क्यों जाती है? वो इस वजह से जाती है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो कोशिश करती है कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग चेंज ना हो, इसीलिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाते रहने की कोशिश करती है जबकि गाड़ी उसको आगे खींच रही होती है, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लें। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं गाड़ी में तो आपकी बॉडी अचानक से आगे जाती है, और इसी वजह से हम सीट बेल्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग कार के अंदर जाहिर सी बात है वो जो वेलोसिटी गाड़ी के अंदर होती है, जो मोशन अमाउंट ऑफ मोशन गाड़ी में है, वो अमाउंट ऑफ मोशन हमारी बॉडी में भी आ जाता है। तो अब जब वो अमाउंट ऑफ मोशन हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो जब ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं तो कार तो स्टॉप हो गई, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है इसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो इसकी ज़रा एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि इनर्शिया की। अ ब्लॉक ऑफ स्टोन विच इज़ लार्ज कैन हार्डली बी पुश्ड अलोंग द ग्राउंड व्हाइल अ स्मॉल वुडन ब्लॉक कैन ईजिली बी पुश्ड अलोंग द ग्राउंड। द मास ऑफ द स्टोन और वुडन ब्लॉक इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। For example, if a person riding a bicycle along a leveled road stops pedaling, he does not come to rest immediately. ठीक है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप देखें कि आप पेडल करना छोड़ दें तो आपकी बाइक जो है वो, यानी जो बाइसिकल है वो अचानक से नहीं रुकती है, ठीक है। वो कंटिन्यू रखती है अपनी मूवमेंट ना, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है, और बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो ना करें तो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से जो है अगर आप यहाँ पे तो उन्होंने कार्ड और कॉइन की वो दी है कि अगर आप एक पानी का ग्लास लें, उसके ऊपर एक कार्ड रखें उसके माउथ पे, और फिर उसके ऊपर एक कॉइन रख दें, और आप बड़ी तेज़ी से अगर जो है वो कार्ड को फ्लिक कर दें तो जो कॉइन है वो कार्ड के साथ नहीं मूव करेगा, बल्कि वो
एज इट इज़ नीटली ड्रॉप हो जाएगा पानी के अंदर। उसकी वजह यही होगी कि जो है जो फ्रिक्शन फोर्स था वो इतना ज़्यादा ना रहा कि जो है वो इनर्शिया को ओवरकम कर सके कॉइन की। तो जो कॉइन जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की बॉडी कोशिश कर रही थी, इनर्शिया की वजह से वो रहने की कोशिश कर रही थी और वहीं रहती है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि अगर आप टेबल क्लॉथ लें, आपने इस किस्म की यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, लोग टेबल क्लॉथ लेते हैं और टेबल के ऊपर क्लॉथ बिछाते हैं, उसके ऊपर डिशेस रखते हैं, ठीक है, और उन डिशेस को जो है वो बिना हिलाए वो क्लॉथ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इफ़ यू आर फास्ट इनफ एंड इफ़ यू आर क्लीन इनफ, अगर आप क्लीनली और फास्टली उसको जो है वो इतनी तेज़ी से घुमाएं फास्ट से तरीके से अपने क्लॉथ को खींचें, तो जो डिशेज हैं वो वहीं की वहीं रह जाएंगी, वो टेबल से गिरेंगी नहीं इधर उधर, यानी क्लॉथ के साथ नहीं आएंगी बल्कि टेबल के। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं टॉपिक पे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। When a force acts on an object, it produces an acceleration in its own direction, which is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the object. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और ये एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल एक चेयर है और उस चेयर को मैं पीछे से धक्का दूं आगे की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में मैं धक्का दे रहा हूं उसी डायरेक्शन में चेयर भी मूव करेगी ना। और फिर ऑब्वियसली चेयर की जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब वो रेस्ट पे थी तो ज़ीरो थी, राइट। चेयर जब मूव नहीं कर रही थी तो रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी। जैसे ही मैंने फोर्स उस पर अप्लाई किया तो उसने जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ी ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो मोशन में आ गई, और वो किस रेट से बढ़ रही है वो एक एक्सेलरेशन होगी। तो बेसिकली लॉ ये कह रहा है कि जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स की डायरेक्शन में ही एक एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब उसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है कि वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगी, यानी कि जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी हिसाब से जो है वो एक्सेलरेशन भी होगी। अगर कम फोर्स है तो एक्सेलरेशन कम होगी, अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। इसका आप घर पे बड़े आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट लें और उसको मूव करें, कम फोर्स के साथ मूव करें, देखें वो जो है ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इसी तरीके से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें उसी ऑब्जेक्ट पे तो आप देखेंगे कि वो कम टाइम में ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, फोर्स अगर घट रहा है यानी कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। फिर क्या कहा जा रहा है कि यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है समझने के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और अगर मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़नी चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये रिलेशन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक चेयर लें जिसका मास जो है वो 2 kg है, और एक ऐसी एक चेयर को छोड़ने चलें, एक ऑब्जेक्ट ले लें, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 2 kg है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 10 kg है, और आप दोनों पे बराबर फोर्स अप्लाई करते हैं। आप बताइए कौन सा ज़्यादा एक्सेलरेट होगा? वही ज़्यादा एक्सेलरेट होगा जिसमें मास कम है, वो कम एक्सेलरेट होगा जिसमें मास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से, यानी कि जितना फोर्स बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, जितना फोर्स कम होगा उतनी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। फिर इसी तरीके से वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास से, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, यानी ऑपोजिट
रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी होती है। तो इसकी डेरिवेशन क्या है, हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, और उसको जो है हमने एक फ्रिक्शनलेस सर्फेस पे प्लेस कर दिया है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक जब हम उसको मूव करेंगे, यानी उसको ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जो कि हम F कह रहे हैं उस फोर्स को, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और वो एक्सेलरेशन a कह लें आप। तो होगा क्या कि हमें जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि भाई a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, यहाँ अगर गौर फरमाएं तो a और f के दरमियान में एक सिंबल है, दिस सिंबल इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब ये इस तरह लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि ये a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f से, ठीक है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अच्छा, ये सूरत हाल तब है जब मास कांस्टेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे मास चेंज नहीं हो रहा, एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपको 1 अपॉन जो भी आपका है, जिस चीज़ से आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको आप 1 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। हमारा मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का a आ गया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, और इनवर्स 1 अपॉन m हो गया, ठीक है। तो अब हम इन दो जो है वो रिलेशंस को कंबाइन कर देंगे, और वो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अपॉन m, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अपॉन m, यानी फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे और इक्वेट करेंगे और इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था, ये जो हमारी रिलेशन था, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अपॉन m बन जाएगा a इज इक्वल्स टू k इंटू f अपॉन m। ये k जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें। यहाँ तक क्या हुआ है कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, कोशिश क्या करें। तो उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी कि भाई एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई होने पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास से। जब दोनों रिलेशंस को मिलाया तो हमें पता चला कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अपॉन m। फिर हमने जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट ऐड किया, वो कांस्टेंट का सिंबल है k, ठीक है। a इज इक्वल्स टू k इंटू f अपॉन m। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर हम फोर्स को जो है वो आइसोलेट कर दें, हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो हम यहाँ से जो m है, यहाँ पे ये डिवीजन में है, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ma इज इक्वल्स टू k इंटू f, ठीक है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो है k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि जो है in SI system F must have a unit of kilogram times meter per square second if K has a value of 1, ठीक है। अगर K की वैल्यू हम अज्यूम करें 1 है तो which makes 1 into F रह जाएगा खाली, तो F is equals to ma। हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव होता है जिससे हमें पता लगता है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसमें पैदा हुई एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी सेकंड लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। यूनिट फोर्स का होता है kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं न्यूटन विद अ कैपिटल N, ठीक है, विद अ कैपिटल N इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो बेसिकली आज के लिए इतना काफ़ी, हम इंशाल्लाह थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। If you've still got any questions regarding the first and the second law of motion, then you can contact us on WhatsApp. Until next time, Allah Hafiz.